Assalamu alaikum. Welcome to Intellectual Maths. Now in this video we will learn class 10th new mathematics in textbook and its chapter number 29 practical geometry circle and its review exercise 29. अब ये एक्सरसाइज पूरी MCQs के बारे में है, तो यहाँ पर हम MCQs को अंडरस्टैंड करते हैं और अपना हमने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है यहाँ पर, तभी हम MCQs को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि MCQs को हम रट नहीं सकते। तो इधर इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज के बाद आपका ज़रूर कॉन्सेप्ट हर MCQs के लिए क्लियर हो जाएगा। अब फर्स्ट हम पहले देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है कि राइट बाइसेक्टर्स ऑफ नॉन पैरेलल, यानी नॉन पैरेलल यानी क्या है, वो एक दूसरे के दरमियान ऐसी लाइंस, ठीक है, मैं पहले क्लियर कर दूं नॉन पैरेलल को, कि ऐसी लाइंस जिनके दरमियान डिस्टेंस इक्वल नहीं है, उस पर बनने वाला राइट बाइसेक्टर, यानी 90 डिग्री पर बनने वाला बाइसेक्टर क्या है, डैश इंटरसेक्ट, क्या हो रहा है, वो इंटरसेक्ट हो रहा है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर पर इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, बड़ा बात रिपीट करती हूँ कि हमने बताना है कि नॉन पैरेलल यहाँ पर कौन सा यहाँ पर ऑप्शंस में से लाइन होगी, ठीक है, जो जिस पर बनने वाला राइट बाइसेक्टर सर्कल के सेंटर पे इंटरसेक्ट होगा। हमें यहाँ पर ऑप्शंस में दिया गया रेडियल सेगमेंट, यानी कि सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की लाइन को हम कहते हैं रेडियल सेगमेंट, कॉर्ड कहते हैं सर्कमफेरेंस के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, टेंजेंट कहते हैं सर्कल के 1 पॉइंट से टच होने वाली लाइन को टेंजेंट्स कहते हैं। अब बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, तो ये एक्सरसाइज 29.1 से रिलेटेड हमें MCQs दिया गया है, जिसके अंदर हमने सीखा था कि जब हमें सेंटर ऑफ सर्कल फाइंड करना हो तो हम उस सूरत में नॉन पैरेलल ड्रॉ करते थे कॉर्ड्स, ठीक है, जैसे एक कॉर्ड ये, दूसरा कॉर्ड हमने क्या करा, ये बना दिया, दोनों क्या हैं, नॉन पैरेलल हैं। फिर हमने इसके बाद क्या करते थे, हम बनाते थे इस पर राइट बाइसेक्टर इस तरह से, और इस तरह से इस पर भी हम बनाते थे राइट बाइसेक्टर। तो जहाँ पर दोनों राइट बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट होते थे हम कहते थे कि वो क्या है, वो सेंटर है। हमने ये वहाँ पर सीखा था। तो इससे हमें ये बात पता चल रही है कि हमारा राइट ऑप्शन क्या हुआ, हियर कॉर्ड्स, कि जब हम कॉर्ड्स पे ड्रॉ करेंगे हम राइट बाइसेक्टर्स, तो वो क्या होंगे, सर्कल के सेंटर पे इंटरसेक्ट होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। सेकंड में क्या कहा जा रहा है कि डैश सर्कल्स कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट 1 2 3 इन्फिनाइट। सही, इन्फिनाइट का मतलब क्या, लामहदूद, यानी कि उनकी कोई काउंटिंग ही नहीं कर सकते हम, इतने सारे ड्रॉ होंगे। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि 1 पॉइंट से, सिंगल पॉइंट यानी एक पॉइंट से हम गुजरते हुए कितने कितने सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप समझें, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर मैं लगाती हूँ, सही, ये एक पॉइंट है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमने एक सर्कल बना दिया, हमने यहाँ से इस पॉइंट से गुजरता हुआ दूसरा बना दिया, ठीक है, हमने यहाँ से गुजरता हुआ इस पॉइंट से तीसरा बना दिया, चौथा बना दिया, ठीक है, और कितने बना सकते हैं, यहाँ से ये भी बना सकते हैं, यहाँ से हम और क्या बना सकते हैं, इससे हम यूं भी बना सकते हैं, यूं भी बना सकते हैं, यूं भी बना सकते हैं। ठीक, यानी क्या, इन्फिनाइट, काउंटिंगलेस, बहुत सारे एक पॉइंट से गुजरते हुए सर्कल हम बना सकते हैं। लिहाजा इसका राइट ऑप्शन क्या हुआ, इन्फिनाइट। इसके लिए कोई लिमिट नहीं है कि सिर्फ एक बनेगा, दो बनेंगे या तीन बनेंगे, हम काफ़ी सारे हम यहाँ पर इन्फिनाइट जो हैं, यानी बहुत सारे हम बना सकते हैं जो कि सिंगल पॉइंट से गुजर रहे हों। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या कहा जा रहा है, नंबर थर्ड। अब थर्ड कह रहा है कि डैश सर्कल्स कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स को कहते हैं जो कि एक लाइन पर ना हो। ठीक है, तो अब 1 2 3 इन्फिनाइट, अब हमें कह रहे हैं कि बताएं 3 पॉइंट्स हैं,
3 पॉइंट्स, हमने कह दिया एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये, तीनों क्या हैं? नॉन कोलिनियर है, एक लाइन पर तो नहीं है। हम इससे ज्वाइन करें तो क्या हम एक लाइन बना सकते हैं इससे? नहीं, लिहाजा ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब कह रहे हैं कि इससे कितने कितने सर्कल जो है वो बन सकते हैं, जो कि तीनों से गुजरना ज़रूरी है। ठीक, इन पॉइंट्स से गुजरना ज़रूरी है तीनों से। तो अगर हम इसको करें, ये हम बनाएं, हमारा क्या बन जाएगा? एक सर्कल सिर्फ। ठीक है, क्या बनेगा? सिर्फ और सिर्फ 1 सर्कल बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम यहाँ पर इससे गुजारते हुए हम और मज़ीद भी सर्कल्स बना सकें। लिहाजा इसके थर्ड के ऑप्शन में हम लिखेंगे 1। Only 1 circle can pass through 3 non-linear points. Next, number 4. नंबर 4 में क्या कह रहे हैं कि डैश एंगल्स ऑफ रेगुलर, दोबारा रिपीट करती हूँ, कह रहे हैं कि डैश एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन आर इक्वल इन मेजर। रेगुलर पॉलीगॉन हम कहते हैं कि मोर देन 3 क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड पॉलीगॉन। जैसे इसमें स्क्वायर भी आएगा और बहुत सारे जितनी भी फिगर्स होती हैं, यानी क्वाड्रिलेटरल्स भी आएंगे, पेंटागन भी आएगा, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, सब तमाम जो हैं ऐसे जो कि मोर देन 3 साइडेड क्लोज फिगर होती हैं, उनको हम कहते हैं पॉलीगॉन। रेगुलर, और लिखा है साथ में इसके साथ वर्ड रेगुलर, इसका मतलब है कि तमाम साइड्स की मेजरमेंट क्या होती है? इक्वल होती है। तो अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि रेगुलर पॉलीगॉन्स की एंगल्स की जो मेजरमेंट होती है वो क्या होती है? जो कि कैसा बनाया गया हो? इंटीरियर एक्सटीरियर बोथ ए एंड बी। के रेगुलर पॉलीगॉन के जो इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो मेजरमेंट में किसके बराबर होते हैं, मतलब कैसे होते हैं? आर इक्वल इन मेजर, यानी कि हमें बताना है कि रेगुलर पॉलीगॉन्स के इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं आपस में, सही है ना? आपस में इक्वल होते हैं या फिर दोनों ही होते हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों एंगल्स बराबर होते हैं। ठीक है, ये भी हमारा जो पीछे एक्सरसाइज में आ चुका है, इसी तरह का क्वेश्चन हमने बताई थी बात कि हमेशा रेगुलर पॉलीगॉन के इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। लिहाजा यहाँ पर हम क्या मार्क करेंगे? सी, बोथ ए एंड बी। लिहाजा इसका आंसर हम देंगे बोथ ए एंड बी। एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों एंगल्स हमेशा रेगुलर पॉलीगॉन में इक्वल होते हैं। जितना अंदर बनता है एंगल, उतना ही एंगल बाहर बनता है तमाम साइड्स पर। नेक्स्ट, अब इसमें कह रहे हैं कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन। अब यहाँ पर उन्होंने लिया हेक्सागन, कह रहे हैं कि उसमें हर इंटीरियर एंगल डैश के इक्वल होता है, 90 डिग्री, 108 डिग्री, 110 डिग्री एंड 135 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 120 डिग्री। हमेशा रेगुलर हेक्सागन में जो एंगल बनता है वो बनता है 120 डिग्री का। ओके, अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं मज़ीद। अब इसमें कहा जा रहा है कि नंबर 6.6 MCQs। अब 6 को लेते हैं हम। 6 में कह रहे हैं कि a circle which touches all the sides of triangle is called dash। कि ऐसा सर्कल जो कि ट्रायंगल की तमाम साइड्स को टच करता हो वो डैश कहलाता है। यानी कि कैसा सर्कल है? जो ट्रायंगल की तमाम साइड्स को टच करे, इस तरह से। ठीक है, तो ये कौन सा सर्कल होता है? इसको हम कहते हैं, ये सर्कल होता है इन सर्कल, जो ट्रायंगल के कहाँ बनता है? अंदर बनता है।
जो अंदर बनता है ट्राइंगल के उसे हम कहते हैं इन सर्कल। लिहाजा इसका हम आंसर देंगे नंबर 6 इन सर्कल। ठीक है, नंबर 7। अब 7 पर हम आते हैं। 7 में क्या कहा जा रहा है कि a circle which touches one side of triangle externally and two produced sides internally is called dash। यानी ये कैसा, यहाँ पर कह रहे हैं ट्राइंगल सर्कल, कह रहे हैं कि एक सर्कल जो कि क्या है ट्राइंगल की वन साइड से एक्सटर्नली यानी बाहर की तरफ से टच होता हो और बाकी जो ट्राइंगल की हम दो साइड्स को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना, उनसे टच होता हो। ये भी हमने पीछे ड्रॉ किया था। कौन सा सर्कल हमने ऐसा ड्रॉ किया था? देखिए मैं फिगर के जरिए आपको बताती हूँ, आप फौरन से अंडरस्टैंड कर जाएंगे। हमने क्या करा था, यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ करी थी, सही, इस साइड को आगे बढ़ा दिया था। ये एक एक्सटर्नल साइड हो गई ट्राइंगल के, और फिर हम यहाँ से हम ड्रॉ करते थे एक सर्कल। ये हमने पीछे हमने इस तरह से ड्रॉ करा है, एक्सरसाइज हमने करी है। तो ये हमारा कौन सा ऐसा सर्कल होता है? ये एक्चुअली होता है एक्स सर्कल। एक्स सर्कल जो होता है वो इस तरह का बनाया जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आप देख सकें। नंबर ये हमारा है 7। ठीक है, तो इसमें आंसर में क्या आएगा? एक्स सर्कल। इसको आप ना यूँ भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एक्स आ गया ना, तो अब यहाँ पर हम क्या कह देंगे, यूँ आप समझना है कि क्या होगा, सर्कल से बाहर, सर्कल से बाहर होगा। अच्छा, अब हम नेक्स्ट पर आते हैं, जिसमें कह रहे हैं नंबर 8 में कि द सेंटर ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल, द सेंटर ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल इज कॉल्ड डैश। कि जो इंस्क्राइब्ड सर्कल होता है उसके सेंटर को डैश कहते हैं। इंस्क्राइब्ड यानी ट्राइंगल के अंदर बनने वाला सर्कल। कौन सा सर्कल है ये? जो कि ट्राइंगल के अंदर बनता है। कह रहे हैं कि उसका जो सेंटर होता है वो डैश कहलाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इन सेंटर। इट इज कॉल्ड इन सेंटर। ठीक है, देखिए अब मैं तो बताया इसकी क्या निशानी रखी है, आप भी साथ निशानी रखकर इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इन सेंटर यानी सेंटर कहाँ पर है? अंदर। सही, सेंटर अंदर ही होता है और ये हमारा सर्कल बनता ही कहाँ पर है? ट्राइंगल के अंदर बनता है। तो इस बात से आप रिलेट करके इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आप किसी बात को रिलेट कर लेंगे तो आपके लिए फिर इसे समझना और फिर अंडरस्टैंड करना, याद रखना आसान हो जाता है। लिहाजा हम यहाँ पर क्या निशानी रखेंगे कि जब इंस्क्राइब्ड है उसके अंदर क्या है? इन है, इंस्क्राइब्ड यानी ये क्या होगा? ट्राइंगल के अंदर बनेगा सर्कल, तो इसलिए इसका सेंटर पॉइंट भी क्या होगा? इन सेंटर। इन से याद रखें। नेक्स्ट फिर क्या कह रहे हैं कि नंबर 9 में कि राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट ईच अदर एट डैश। के ट्राइंगल के साइड्स पर जो हम राइट बाइसेक्टर्स बनाते हैं, ठीक है, ट्राइंगल के साइड्स पर बनने वाले राइट बाइसेक्टर्स क्या होते हैं? इंटरसेक्ट होते हैं। कौन से पॉइंट पर? यानी उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? जहां पर ट्राइंगल की जो साइड्स पर बनने वाले, दोबारा बात रिपीट करती हूँ, ज़्यादा लंबी हो गई है तो इसे दोबारा मैं एक्सप्लेन करती हूँ इसको, कि ट्राइंगल के जो साइड्स पर राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ करते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। किस पॉइंट पर? हमें वो पॉइंट का नाम बताना है। यहाँ पर वो होता है इन सेंटर, या फिर होता है एक्स सेंटर, या होता है सेंट्रॉइड, या फिर हमसे कहते हैं सरकम सेंटर। तो एक्चुअली वो कहलाता है सरकम सेंटर। डी ऑप्शन है इसका, सरकम सेंटर। के सरकम सेंटर पर ट्राइंगल की साइड्स से बनने वाले राइट बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को।
ठीक है, तो हम इसका लिख देंगे यहाँ पर क्या ऑप्शन है। अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो इसलिए इसको हम लिख देते हैं डी ऑप्शन है। सही, नेक्स्ट पर आते हैं। अब नेक्स्ट में क्या कहा जा रहा है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर्स, ठीक है, इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ट्राइंगल के अंदर जो एंगल्स होते हैं उनको बाइसेक्ट करने वाले, जो उनको बाइसेक्टर्स बनाते हैं, उनको जो बाइसेक्ट करते हैं वो बाइसेक्टर कहते हैं, बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स, वो इंटरसेक्ट करते हैं जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, वो पॉइंट क्या कहलाता है, एक्स सेंटर कहलाता है, सर्कम सेंटर कहलाता है, सेंट्रॉइड कहलाता है या इन सेंटर कहलाता है। तो वो हम कहते हैं इन सेंटर, इन सेंटर, क्योंकि हम यहाँ पे बनाते हैं क्या, एंगल बाइसेक्टर। ये बात याद रखिएगा, हमने 8 में डिस्कस किया था। 8 में हमने क्या कहा था, 8 में दिया गया था कि जब हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं नंबर 8 में हमने कहा गया कि, हमसे कहा गया कि सेंटर ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल, देखें अगर आपको याद हो, हम इंस्क्राइब्ड सर्कल बनाते ही एंगल बाइसेक्टर से हैं, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर से ही बनाया जाता है इंस्क्राइब्ड सर्कल। तो हमने भी उधर यही कहा था, इन सेंटर को मार्क करा था। तो यही एग्जैक्टली सिर्फ अल्फाज का उलटफेर है, बात एक ही हो रही है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर कि इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट क्या कहलाता है। तो इसका आंसर भी यही है, क्या आ जाएगा इसका आंसर, इन सेंटर, इन सेंटर। तो 10 में भी हम क्या बताएंगे, क्या लिखेंगे, इन सेंटर। ओके, इसका भी आ जाएगा ऑप्शन इन सेंटर। नाउ इज 11 में कह रहे हैं कि इफ अ रेगुलर हेक्सागोन इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, देखिए इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल आ गया, यानी क्या होगा, सर्कल के अंदर, ठीक है, इंस्क्राइब्ड कह रहे हैं यानी सर्कल के अंदर बनेगा। इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल देन लेंथ ऑफ ईच साइड, तो फिर क्या होगा कि उसकी जो साइड्स की लेंथ होगी हेक्सागोन की, तो उसके जो रेडियस होंगे, डैश रेडियस ऑफ द सर्कल, तो वो सर्कल के जो रेडियस होंगे वो डैश होंगे। यानी हमने यहाँ पर क्या बताना है कि, अच्छा तो हम इसको यूँ अंडरस्टैंड कर सकते हैं, सही है, हमने यहाँ पर क्या करा, सर्कल पे ये ले लिए 6 पॉइंट्स, ठीक है, जितने साइड्स की बात हो रही है, यहाँ पर हेक्सागोन की बात हो रही है, यानी इसकी 6 साइड्स होंगी, 6 साइड्स होंगी यानी 6 पॉइंट्स होंगे, इनको अगर हम ज्वाइन कर दें, ये हमने कर दिया, ये हमने यहाँ पर इनको ज्वाइन करके क्या बना दिया, हेक्सागोन बना दिया। ये इसकी 1 2 3 4 5 6 साइड्स आ गई। ये तमाम हम देख रहे हैं कि पॉइंट्स किस पर हैं, सर्कमफेरेंस पर हैं, सर्कमफेरेंस पर हैं, जिसका सेंटर से जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस सब क्या है, इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस पर है ये, लिहाजा हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होते हैं, इसमें इक्वल होते हैं, लिहाजा इसका राइट ऑप्शन क्या हुआ, सी। आगे बढ़ते हैं, नंबर 12। अब 12 में क्या कह रहे हैं, 12 में कह रहे हैं कि एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एंड रेडियल सेगमेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज डैश, डैश एंगल, ठीक है, डैश एंगल, यानी क्या बात कही जा रही है कि टेंजेंट और रेडियल सेगमेंट, सही, किसका, जो यहाँ पर टेंजेंट हम बनाएंगे, सही, दोबारा बात रिपीट करती हूँ, पहले हम सर्कल बना लेते हैं, सर्कल से बनाकर फिगर बनाकर जितनी बात समझ आती है ऐसे समझ नहीं आती। हमने क्या करा, हमने यहाँ पर बना दिया, एक सर्कल बना दिया, ठीक है, ये हमने बनाया एक सर्कल, इससे हमने गुजार दिया एक टेंजेंट, ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, और यहाँ से यहाँ तक का ये क्या कहलाएगा, रेडियल सेगमेंट, ये है रेडियल सेगमेंट, वो लाइन जो सर्कमफेरेंस को सेंटर से मिलाए उसे हम कहते हैं रेडियल सेगमेंट, ठीक। अच्छा जी, अब दोबारा देखते हैं क्या कह रहे हैं बात,
कि एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियल सेगमेंट, यानी कि रेडियल सेगमेंट और टेंजेंट के दरमियान जो एंगल है, ये वाला एंगल, इस एंगल की बात हो रही है, इस एंगल की, ये तो मैं बनने वाला एंगल, ठीक, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना ये, सही है, टेंजेंट बनता ही उसी से है जिससे सर्कल जो है वो गुजर रहा हो, सर्कल के पॉइंट जिससे टेंजेंट गुजर रहा हो। कॉन्टैक्ट इज डैश एंगल, कि हाँ कितने का एंगल बनेगा ये बात कह रहे हैं, राइट, ऑब्ट्यूज, एक्यूट, रिफ्लेक्स। हमेशा याद रखें कि टेंजेंट रेडियल सेगमेंट पे क्या बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये थ्योरम भी है, ठीक है। तो हमेशा याद रखें कि टेंजेंट और रेडियल सेगमेंट के दरमियान एंगल कितने का बनता है, राइट एंगल बनता है, यानी कि 90 डिग्री का। हम यहाँ पर कह देंगे 12 का क्या आंसर होगा, ये आ जाएगा इसका ए ऑप्शन। नंबर 13, अब 30 में क्या कहा जा रहा है कि द सेंट्रल एंगल ऑफ सर्कल ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स इज डैश, यानी क्या मतलब है इसका, ये भी हमने पीछे एक्सरसाइज करी हुई है 29.5 में हमने ये करा है, सॉरी 29.4 में करा है, 4 में हमने ऐसे करा था, हमने क्या करा था, हमने यहाँ एक बनाया था सर्कल, ठीक है, मैं यहाँ पे बना देती हूँ, एक हमने सर्कल बनाया था, ठीक है, और फिर उसके सेंटर पॉइंट ये हमने इस तरह से बना दिया था रेडियस, फिर क्या करा था हमने यहाँ पर इसका सेंट्रल एंगल फाइंड करा था, सेंट्रल एंगल फाइंड किया था, अगर आपको ये बात याद हो, पीछे हमने 29.4 का था ये क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक, नहीं लास्ट क्वेश्चन था 6, लास्ट क्वेश्चन था, सही है, वो आपको देखना 5 है कि 6 है, आई थिंक 6 है। तो अब यहाँ पर हमने क्या करा था कि इसका हमने सेंट्रल एंगल फाइंड करा था, किस तरह से फाइंड करा था, हमने जो भी क्वेश्चन में गिवन था एंगल, उसको 180 में से क्या कर दिया था, माइनस करा था, 180 में से माइनस करा था, ठीक है, इसे आई थिंक 50 डिग्री इसके अंदर कोई पार्ट है, तो फिर हमारे पास आया था इसका 130 डिग्री, तो हमने यहाँ पर सेंट्रल एंगल कितने का बनाया था, 130 डिग्री, और फिर यहाँ से इस पर अपने डी को रखकर हमने ये बना दिया था 130 डिग्री का एंगल, ये हमने काम करा था, सही है, और फिर हमने यहाँ से ड्रॉ किए थे, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, पर हमारा मेथड था, हमने ड्रॉ किए थे परपेंडिकुलर, तो फिर हमने ये 2 टेंजेंट्स बना दिए थे। एग्जैक्टली यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि कहा जा रहा है यहाँ पर जो बनने वाला है सेंट्रल एंगल वो कितने का होगा। अब ये मत कहिएगा कि ये और डिस्टेंस बराबर नहीं है, रेडियस बराबर नहीं है, इसे मैंने कोई रफ फिगर बनाई है समझाने के लिए। तो अब यहाँ पर हमने क्या करा कि ये सेंट्रल एंगल कह रहे हैं कि ये कितने का होगा, सही है, यानी कि वो क्या होगा, तो क्योंकि हमने से 180 में से माइनस करा था, ये वाला एंगल जो हमें गिवन था, गिवन ये था 50 डिग्री का, इसको हमने माइनस करा था तो हमें ये एंगल मिला था, सही। जब हमें 2 एंगल्स का सम कितना हो 180 डिग्री, जब हम 130 को जो यहाँ पर सेंट्रल एंगल है उसको और इसको प्लस करते हैं, हमको क्या मिलता है 180 डिग्री, तो लिहाजा ये क्या आएगा इसका आंसर में सप्लीमेंट, ठीक है। तो एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, लिहाजा हम इसको क्या कहेंगे कि जो सर्कल के सेंटर एंगल बन रहा है, जो कैसे बन रहा है, जब हम टेंजेंट्स के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं, टेंजेंट्स के ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट्स हैं, ठीक है, इनसे बनने वाला एंगल, यानी इन दोनों टेंजेंट्स के दरमियान बनने वाला एंगल, ठीक, और ये सेंट्रल एंगल क्या है यहाँ पर कि सप्लीमेंट हैं, सप्लीमेंट, क्योंकि इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 180 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या कहा जा रहा है नंबर 14 में कि डैश कॉमन टेंजेंट्स डू नॉट इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द सर्कल, के डैश कॉमन टेंजेंट्स यानी 2 टेंजेंट्स हैं, कभी भी क्या होगा वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, किसको, लाइन सेगमेंट को, कौन सी लाइन सेगमेंट को, जो कि उसके सेंटर्स को क्या कर रही है, ज्वाइन, ठीक है।
13 का तो हमें पता है, मैंने बता दी, बात एक्सप्लेन कर दी कि 13 का तो ऑप्शन कौन सा है, बी है। तो हम आ गए हैं 14 की तरफ। तो अब 14 के अंदर हमें क्या कह रहे हैं कि सर्कल्स हैं, ठीक है, ये हमने बीबी में पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक, 2 सर्कल्स, इनका ये सेंटर पॉइंट, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन और इस पर बनने वाले टेंजेंट्स क्या हैं, एक टेंजेंट ये, दूसरा टेंजेंट ये हमने टेंजेंट्स बना दिए, दीज आर द टेंजेंट्स। तब ये टेंजेंट्स क्या होंगे, ये दे रही फिगर, ये हमने टेंजेंट्स जो हमने बनाए हैं तो ये क्या होंगे, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे कौन सी लाइन सेगमेंट को, जो इनके सेंटर्स की है। जैसे ये पॉइंट ए है, ये सेंटर बी है, तो इनके सेंटर पॉइंट से बनने वाला लाइन सेगमेंट कभी भी ये टेंजेंट्स से इंटरसेक्ट नहीं होगा, कट नहीं होगा, ये बात कह रहे हैं बात। तो लिहाजा क्या आएगा, इसके ऑप्शंस क्या हैं, इंटरनल, ट्रांसवर्स, डायरेक्ट, वर्टिकल। हमने पढ़ा था कौन से होते हैं ऐसे टेंजेंट्स जो कि कभी भी लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट नहीं करते, ठीक है, ये होते हैं डायरेक्ट। जैसे इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, हियर ऑप्शन इज सी। ऐसे टेंजेंट्स को कहते हैं डायरेक्ट टेंजेंट्स, जो कभी भी सर्कल्स के सेंटर पॉइंट्स को ज्वाइंट करने वाली लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट नहीं करते। अच्छा, अब यहाँ पर 15 में क्या कह रहे हैं कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स ऑफ 2 इक्वल सर्कल्स आर डैश। ठीक, ये बनाया हमने, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स ऑफ 2 इक्वल सर्कल्स, 2 इक्वल सर्कल्स के हम बनाए हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये जो बन रहे हैं टेंजेंट्स वो क्या हैं, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर हैं। यानी क्या हुआ कि हमें यहाँ पर ऑप्शंस में दिया गया है इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट, इक्वल एंड पैरेलल। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि इनके दरमियान डिस्टेंस तो इक्वल है, लिहाजा इसका ऑप्शन क्या हुआ, पैरेलल, कि दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर हैं, यानी हम कहेंगे पैरेलल होते हैं। जब भी क्या होगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनेंगे किससे, इक्वल सर्कल्स से, इक्वल सर्कल्स से हम बनाएंगे जब भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो हमेशा क्या बनेंगे, पैरेलल बनेंगे। आगे बढ़ते हैं, 16 में क्या कह रहे हैं कि डैश कॉमन टेंजेंट्स ऑफ 2 इक्वल सर्कल्स इंटरसेक्ट एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स। अब इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पर क्या बात कही गई, देखें, अब यहाँ पर कह रहे हैं ये कि 2 इक्वल सर्कल्स हैं, एक सर्कल ये, दूसरा सर्कल ये, ठीक, इक्वल सर्कल्स, इनके सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, और अब जो बन रहे हैं टेंजेंट वो किस तरह के बन रहे हैं, जो कि इस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से गुजर रहे हैं, ठीक है, मिड पॉइंट से गुजर रहे हैं, यानी मिड पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। टेंजेंट्स अब जो बन रहे हैं वो सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन के मिड पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सही, इसी पॉइंट अगर O है तो इस पर इंटरसेक्ट हो रहा है, ये टेंजेंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे टेंजेंट्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं, ऐसे टेंजेंट्स को कहते हैं ट्रांसवर्स। लिहाजा इसका ऑप्शन क्या देंगे, इसका ऑप्शन में आएगा ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स, ऑप्शन बी, ठीक है। नाउ इज 17 क्या है कि इफ 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली, के 2 सर्कल्स हैं, एक सर्कल जिसका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर है, ठीक, एंड 2 सेंटीमीटर, और दूसरा जो सर्कल है उसका रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर। यानी हम अब यहाँ पर इस पॉइंट से बनाएंगे, ये तो हमने इसका बना दिया, अब दूसरा जो बनाना है
क्योंकि यहाँ पर कहा गया है एक्सटर्नली टच कर रहे हैं एक दूसरे से एक्सटर्नली, लिहाजा अब हम इसके बाद यहाँ से 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हम क्या बनाएंगे, दूसरा सर्कल बनाएंगे। दूसरा सर्कल बनाएंगे, ये 2 सेंटीमीटर इसका इतना होगा, सही है, यहाँ तक का होगा। यहाँ से हमने बनाया तो ये बनेगा छोटा, ठीक, ये बनेगा छोटा, ये बनेगा बड़ा। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। दोबारा आते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ, स्टेटमेंट की तरफ। कह रहे हैं कि टच ईच अदर एक्सटर्नली देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज डैश। तो इनके सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये है 5, ये है 2, दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7, यानी कि क्या आएगा 7 सेंटीमीटर्स। लिहाजा इसका हम मार्क करेंगे डी पॉइंट, डी ऑप्शन इसका हो गया। 18 में कह रहे हैं कि इफ 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर टच ईच अदर इंटरनली, ठीक, यानी क्या कह रहे हैं, ये एक सर्कल हमने बनाया, ठीक, कितने का बना दिया, 5 सेंटीमीटर का, सही है। ये हमने कह दिया ये हमारा पॉइंट क्या है, ये है पॉइंट ए, और सर्कमफेरेंस पर जहाँ पर ये हमने बनाया है रेडियस, ये क्या कहलाएगा, ये है पॉइंट पी। पी पर हमने पॉइंट लिया, दोनों को हमने मिला दिया, ऐसे ही था। पीछे हम देख सकते हैं सब ये जो एमसीक्यूज हैं सारे ये हमने पीछे करे हुए हैं एक्सरसाइजेस में, और इनके एक्सरसाइजेस के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। फिर आप इसके बाद क्या कह रहे हैं, हमने बना दिया 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल, दूसरा सर्कल है 2 सेंटीमीटर का। क्योंकि इंटरनली टच हो रहे हैं दोनों सर्कल्स, लिहाजा हम 2 सेंटीमीटर जो लेंगे वो इसी ही लाइन सेगमेंट पर लेंगे। हमने कह दिया यहाँ पर कितना डिस्टेंस है, यहाँ तक का, ये है 2 सेंटीमीटर। और फिर हम इसको सेंटर लेते हुए हमने कह दिया हमारा पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है बी, हमने कह दिया हमारा पॉइंट बी है। इसको फिर सेंटर लेते हुए हम क्या करते हैं, यहाँ बना देते हैं एक और सर्कल, ठीक। अब ये क्या हुआ, दोनों सर्कल्स इंटरनली क्या हो रहे हैं, टच हो रहे हैं। तो क्या क्या जा रहा है, तो बताते हैं हमने स्टेटमेंट की तरफ कि इफ 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर हमने बना दिए, टच ईच अदर इंटरनली, सही है, अंदर टच हो रहे हैं, देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज डैश। तो कह रहे हैं कि इनके सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा, सही है। यहाँ तो हमने बनाया था, डिस्टेंस कितना था, 2 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक का कितना था, ये था 5 सेंटीमीटर। तब कह रहे हैं कि इनके सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस बताएं, क्या करेंगे हम, 5, सही है, ये था हमारा कितना 2, इसमें से हम कर देंगे माइनस, तो हमें इनके सेंटर्स के दरमियान का डिस्टेंस पता चल जाएगा, जो कि कितना आएगा 3 सेंटीमीटर, सही है। यानी यहाँ पर 18 का ऑप्शन क्या आया हमारे पास, सी, 3 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, नंबर 19 कि 2 और मोर converging lines always intersect each other at dash, single point, 2 points, more than 1 point, none of these। कि जब भी 2 converging lines इंटरसेक्ट करती हैं, हमेशा जब इंटरसेक्ट होती हैं तो वो कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट होती हैं, वो 2 हों या 2 से ज़्यादा हों कन्वर्जिंग लाइन। बात आती है कन्वर्जिंग लाइंस होती क्या हैं, ऐसी लाइंस जिनके दरमियान डिस्टेंस इक्वल ना हो, यानी नॉन पैरेलल लाइंस। ऐसे एक लाइन हमने ये बनाई, दूसरी लाइन हमने ये बनाई, ठीक है, ये तीसरी लाइन हो गई, दूसरी लाइन हो गई, तीसरी लाइन हमने ये बना दी, ठीक है, चौथी लाइन हमने ये बना दी। जितनी भी हम लाइंस बनाएंगे जो कि क्या हो, कन्वर्जिंग लाइंस हो, तो ऐसी तमाम लाइंस जो कि नॉन पैरेलल लाइंस होती हैं वो ज़रूर एक ना एक पॉइंट पर जाकर मिलती हैं। वो पॉइंट क्या होता है, हमेशा सिंगल पॉइंट होता है,
सही, लिहाजा इसका ऑप्शन क्या आया? इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं कि नॉन पैरेलल लाइंस हमेशा सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती हैं। अगर इस तरह से आ जाए तो आपको ये बात ही पता होना चाहिए कि कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, नॉन पैरेलल लाइंस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नंबर 20 अब हो गया। 20 में क्या बात कही जा रही है कि 20 में 3 और मोर साइडेड क्लोज फिगर इज ऑलवेज डैश। वेरी इजी कि 3 से ज़्यादा क्लोज फिगर यानी इसके मोर देन 3 साइड्स हो, क्लोज फिगर हो, वो डैश कहलाता है। पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, पॉलीगॉन। हम क्या कहेंगे? पॉलीगॉन। हमें बस ये कह रहे हैं कि उसकी साइड्स कितनी हैं? मोर देन 3। हम कह रहे हैं 3 और मोर साइडेड, 3 हो या फिर 3 से ज़्यादा हो। और ऐसी तमाम फिगर्स को हम क्या कहते हैं? पॉलीगॉन। ठीक है, जो क्लोज फिगर्स होती हैं, क्लोज, क्योंकि कोई फिगर बनती है क्लोज तभी जबकि वो क्या हो? 3 साइडेड हो या फिर 4 साइडेड हो। इससे 3 से कम पर ना फिगर ना क्लोज नहीं हो सकती, फिगर क्लोज नहीं हो सकती। लिहाजा जब भी वर्ड क्या आ गया? क्लोज्ड फिगर, तो हम उसको क्या कहेंगे? पॉलीगॉन। इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो इस तरह से हमने यहाँ पर इस एक्सरसाइज को, इन एमसीक्यूज को हमने अंडरस्टैंड कर लिया है। अगर आपको किसी भी एमसीक्यूज में प्रॉब्लम हो, कंफ्यूजन हो, कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।